नमस्कार बेटा, कैसे हैं सब लोग। और आज आप सबके बीच में एक टॉपिक लेकर आए हैं। बायोलॉजी का टॉपिक है, वर्तमान में करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है और करंट अफेयर्स में सुर्खियों में है, इसीलिए ये टॉपिक देख सकते हैं आप। देखिए, जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं वो जेम्स वॉटसन की है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये निधन हुआ है 6 नवंबर 2025 को, इसीलिए ये चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में होने का कई कारण और भी है। इन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में वो क्रांति ला दी अपनी खोज से, जो आज तक हमारे वैज्ञानिकों के लिए, हमारे प्रशासन के लिए, पूरी दुनिया में उस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। अभी हम सब देखेंगे क्या है डीएनए, इसके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा जेम्स वॉटसन कौन थे, उनकी खोज क्या थी, नोबेल पुरस्कार कब मिला उनको, डीएनए क्या होता है, डीएनए की किसने खोज की, इसके अलावा डीएनए की क्या संरचना है, डीएनए के 4 कौन कौन से बेस हैं, क्या आधार है, इनको हम सब लोग देखेंगे। और इनके साथ कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो जुड़ी हैं वो ये है कि ये ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को बेच दिया था। सम्मान और पुरस्कारों को कभी बेचा नहीं जाता, लेकिन हमारे बीच में ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने आर्थिक तंगी की वजह से अपने नोबेल पुरस्कार को बेचा, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा ये देखेंगे कि भाई इन्होंने क्या किया। तो देखिए, कौन थे जेम्स वॉटसन। तो जेम्स वॉटसन जो डीएनए की जो संरचना की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, उनमें से एक जेम्स वॉटसन है। जेम्स वॉटसन जीव विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इनका जन्म शिकागो अमेरिका में हुआ 1928 में। 1928 और इनका निधन हुआ अभी हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में 6 नवंबर को हो गया है, 2025 को। बेटा याद रखना है ये डेट। इन्होंने जो डीएनए की संरचना की खोज की, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया, उनका एक व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन। इन्होंने दोनों ने खोज करके जो बायोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति थी वो लेकर आए। डीएनए का, जेनेटिक्स मटेरियल का बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यूरोप में, जापान में, चाइना में, जितने भी डेवलप कंट्री उनमें सब में प्रयास कर रहे थे वैज्ञानिक। उसी समय ये लोग जो है 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल लेकर आए और जिससे बहुत बड़ी क्रांति है। देखेंगे उनकी खोज क्यों क्या महत्वपूर्ण थी। तो बेटा पहली बार समझ में आया कि जेनेटिक जानकारी को कैसे संग्रहित किया जाता है, पहली बार। दूसरी बात, कोशिकाएं डीएनए की कॉपी कैसे बनाती हैं, इसका पता चला। इसी आधार पर लोग क्लोन बना लेते हैं। वैज्ञानिकों ने क्लोन भेड़ के बनाए, इंसानों के बनाए, और वर्तमान में आज देख रहे हैं आप कि टेस्ट ट्यूब बेबी के आधार पर जो है एक जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये डीएनए से ही संभव हो पाता है। डीएनए का प्रयोग हम जो है चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण रूप से करते हैं। फॉरेंसिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं,
कैसे जीन जो है एक पिता से दूसरे पिता में पहुंचते हैं और वो क्रोमोसोम्स कैसे काम करते हैं। अपराध की जांच क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर सैंपल लिया जाता है और उसका फिंगरप्रिंटिंग कराई जाती है और उससे जो है अपराधी पकड़े जाते हैं। और अपराधी डीएनए मैच करने से कहीं पे भी कोई अपराधी रहे, कितनी भी दूर है, वो पकड़ा ही जाता है। ये पुलिस और हमारे प्रशासन के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार कब मिला जेम्स वॉटसन साहब को? तो ये तीन लोग हैं। 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला जेम्स वॉटसन साहब, फ्रांसिस क्रिक, मॉरिस विल्किंस। मॉरिस विल्किंस जो है, इन्होंने एक्सरे की टेक्निक दी थी और इसीलिए इन तीनों लोगों को मिलकर फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में इन तीनों लोगों को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला 1962। 1962 के बाद डीएनए क्या होता है बेटा? पूरा नाम देखें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम है। बहुत कई बार एग्जामों में जो है इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। कार्य क्या करता है? जेनेटिक जानकारी को वहन करता है, ले जाने का काम करता है। मुख्य कार्य क्या मतलब कहां प्राप्त पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है बेटा, ये केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, पौधों में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ये याद रखना है क्या जिम्मेदार है हमारे लिए। हम डीएनए हमारे शरीर में क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे लिए क्यों जिम्मेदार है? तो बेटा याद रखना है, शरीर की जो बनावट है वो डीएनए के आधार पर ही होती है। माता पिता पर पुत्र चले जाते हैं, पुत्र जैसी शक्ल दिखाई देती है, तो डीएनए की वजह से होता है। रंग डीएनए की वजह से दिखाई देता है। रंग निर्भर करता है। विकास, कैसा विकास होगा ये भी डीएनए पर निर्भर करता है। कैसा व्यवहार करेगा, कौन सी बीमारियां भविष्य में हो सकती हैं, ये भी जांच से पता चल जाता है। तो ये सारी जानकारी जो है डीएनए से रहती है। आगे डीएनए की खोज किसने की? तो बेटा सबसे पहले डीएनए की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिसर नामक एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने खोज तो हो गई, लेकिन जो क्रांति आई वो 1953 में आई। वॉटसन और क्रिक, फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया और जिससे भारत देश में या पूरे विश्व में चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आई। इस रचना को समझाने मॉरिस विल्किंस का एक्सरे टेक्निक भी उपयोगी रहा है, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया था 1962 में। इसके अलावा आपको याद रखना है, दो कुंडली धागों जैसा दिखाई देता है जो डबल संरचना है जो डीएनए की, जो शर्करा और फॉस्फेट की बनी होती है। और शर्करा और फॉस्फेट जो है उसको धागों में पिरोने का काम करता है, उसको उस सीढ़ी नुमा बनाने का काम करता है फॉस्फेट शर्करा के साथ मिलकर। तो आपको इस बात को भी याद रखना है। इसके अलावा इसके 4 जोड़े मिलकर जो सीढ़ी बनाते हैं, बेस बनाते हैं, जो बेस होते हैं 4 बेस और जोड़े मिलकर जो है सीढ़ी बनाने का काम करते हैं, ये भी याद रखना है। कौन कौन से बेस है बेटा? जैसे एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, ये चारों याद रखना है आपको।
पूछे ही जाते हैं। पूछे कैसे जाते हैं? पूछे जाते हैं कि भाई इनमें से डीएनए का कौन सा बेस नहीं है, बस ये बताना होता है। जो कि आरएनए से आरएनए का बेस डाल देते हैं और फिर आप जो है क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो इन चारों को याद रख लें। इन चारों में मिलकर डीएनए की संरचना बनाते हैं और क्या करते हैं? आनुवंशिक जानकारी को इनकोड करते हैं, कूटबद्ध करने का काम करते हैं। याद रखना है, ये एग्जाम दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुछ जानकारी इनके बारे में ये देना चाहता हूं कि जैसे मैंने बात की थी कि नोबेल पुरस्कार इन्होंने जो है बेच दिया। कहते हैं कि 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया। 55-56 तक इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। नोबेल पुरस्कार मिला था उससे पहले। और मृत्यु होने के बाद इनके दो पुत्र थे। दोनों पुत्र बड़े इंटेलिजेंट और इन्होंने पिताजी का सहयोग करके और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। लेकिन कहते हैं कि 2007 में जेम्स वाटसन साहब ने नस्ली टिप्पणी कर दी और नस्ली टिप्पणी की वजह से वैज्ञानिक समुदाय ने इन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से बाहर निकाल दिया। और वैज्ञानिक समुदाय से जब बाहर निकाला तो ये बहुत बड़ी तंगी में फंस गए और इसीलिए इन्होंने जो 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला वो बेच दिया। 2014 में नोबेल पुरस्कार को बेच दिया। लेकिन एक व्यक्ति आया, रूसी व्यापारी हुआ करता था बेटा, रूसी व्यापारी। इस व्यक्ति का नाम था अली शेर उस्मानोव। जून 2015 में ये नोबेल पुरस्कार को वापस लिया और वापस खरीद के इनको वापस किया। 2014 में बेचा, दिसंबर 2014 में, और जून 2015 में इनको वापस मिल गया। किसके सहयोग से? अली शेर उस्मानोव। और तब समझ में आया कि वास्तविक कीमत कितनी होती है और सम्मान क्या चीज होती है। तो सम्मान जो मिलता है वो कभी बेचे नहीं जाते, लेकिन स्थिति परिस्थितियां तय करती हैं कि क्या होता है। ये सुर्खियों में बने हुए हैं। आप सबको ये याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग करके हम क्राइम जो करने वाले लोग हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं। आप इस बात को याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार से डबल हेलिक्स मॉडल की वजह से जब से 1953 में ये खोज हुई, उसके बाद से दो माता पिता एक बच्चे पर जो है हक जता रहे हैं। किसका माता पिता, वो किस माता पिता का वो बच्चा है, ये डीएनए ही तय करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर ही ये तय होता है और उसकी जांच की जाती है फोरेंसिक लैब में, और लेने के बाद फिर ये बताया जाता है कि ये पुत्र जो है इस माता पिता का है। तो ये जानकारी देने वाले ये महान वैज्ञानिक है और इनका भी 97 वर्ष में निधन हो गया है। ये अमेरिकी थे और ये आपसे बायोलॉजी में कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इनको याद रखना है, आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।